आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 that is financial and accounting system. Chapter number 2 that is financial and accounting system. What is a system? System क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से? आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम का मतलब क्या होता है? एनीवन हैज एनी आइडिया? खुशी जालान, सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा? खुशी मतलब मैडम बोल सकते हैं तरीका, बोल सकते हैं अपन तरीका. इस तरीके से कोई चीज. ठीक है. एकांश, क्या होता है बेटा सिस्टम मतलब? सिस्टम मतलब एक टाइप से इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म होते हैं. मल्टीपल टास्क परफॉर्म होते हैं. ठीक है. रिया, आप बता सकते बेटा सिस्टम क्या होता है? मैम कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जो फॉलो की जा रही है. क्यों फॉलो क्यों कर रहे हो? कि मतलब डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. सिस्टम मतलब कोई भी पर्टिकुलर मेथड, कोई भी पर्टिकुलर आप प्रोसीजर ये आप सेटअप करते हो. क्यों सेटअप करते हो? ताकि अपन कोई काम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसीलिए मेथड बनाए जाते हैं. या फिर अपन कोई बिजनेस, अपना कोई ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है अपन को, तो अपन सिस्टम बनाते हैं. तो सिस्टम मतलब क्या होता है? कोई भी मेथड, कोई भी प्रोसीजर जो सेटअप किए जा रहे हैं. क्यों सेटअप किए जा रहे हैं? ताकि अपन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व पाए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए. तो इसलिए उस चीज को अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कह देते हैं. हर एक सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा? इनपुट लेगा, उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके उसका आउटपुट अपन को निकाल कर दे देगा. हर सिस्टम की इंटरनल स्टेडी स्टेट होती है. इंटरनल स्टेडी स्टेट मतलब एक इंटरनल स्टेबल सिचुएशन होती है. बाहर एक्सटर्नल दुनिया में कुछ भी हो रहा, बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा, पर एक अंदर एक चीज स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है हर एक सिस्टम का. एंड सिस्टम की अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं. हर चीज की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. बाउंड्रीज का मतलब लिमिटेशन. हर सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लें ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में क्या है बेटा? एक सिस्टम है. ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक सिस्टम है. तो ह्यूमन बॉडी यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं ताकि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके. ह्यूमन बॉडी इनपुट लेगी, मतलब कुछ ना कुछ सुनेंगे अपन, उसको प्रोसेस करके फिर अपन आउटपुट निकालेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे, वो बंदा क्या कहना चाह रहा था उसको समझकर आउटपुट निकालेंगे. इंटरनल स्टेडी स्टेट होती है. बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रही हो, बाहर मौसम कैसा भी चेंज हो रहा हो, एक आपकी थोड़ी सी पर्टिकुलर स्टेज मेंटेन रहती है ह्यूमन बॉडी की. एंड अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं. सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है. किसी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, किसी का बहुत वीक है, और किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, कोई किस सिचुएशन में कैसा एडजस्ट कर पाता है. तो हर सिस्टम की अपनी कुछ बाउंड्रीज होती है. तो हर सिस्टम के अपने कुछ इनपुट्स होते हैं जो प्रोसेस करके वो आउटपुट देते हैं. अपनी एक मेंटेन स्टेडी स्टेट मेंटेन करते हैं, स्टेबल स्टेट मेंटेन करते हैं इंटरनल, चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो. एंड हर एक सिस्टम की अपनी बाउंड्रीज होती है. बाउंड्रीज का मतलब लिमिटेशंस होती हैं जिसके अंदर रहते हुए उसको काम करना होता है. अगर एग्जाम्पल लो सिस्टम का, तो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एन सिस्टम. ह्यूमन बॉडी को आप सिस्टम कह सकते हैं. ठीक है. देन प्रोसेस. प्रोसेस मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है प्रोसेस मतलब? प्रोसेस मतलब क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है? निकिता, प्रोसेस मतलब क्या होता है बेटा? निकिता. प्रोसेस मतलब किसी भी चीज को करने के लिए कोई पर्टिकुलर वे हो सकता है, मतलब स्टेप्स में किया जाएगा.
वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोसेस मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप कुछ चीजों को सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, क्यों? ताकि ताकि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप यूज में लेते हैं, क्यों? ताकि इनपुट को आप किस में कन्वर्ट कर पाए, आउटपुट में कन्वर्ट कर पाए। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आपको घर में खाना बनाना है, सब्जी छोकनी है, उसका भी प्रोसेस है। आप पहले सब्जी लाएंगे, उसको कट करेंगे, फिर कढ़ाई में डालेंगे, एंड जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं ताकि इनपुट से अपन आउटपुट में उसको कन्वर्ट कर सकें। दैट इज नोन एज प्रोसेस। अगर अपन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्रोसेस मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज एंड कोऑर्डिनेटेड फ्लो ऑफ एक्टिविटी। प्रोसेस मतलब बिजनेस में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज एंड कोऑर्डिनेटेड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है, कोऑर्डिनेशन है सारी एक्टिविटीज के बीच में, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टैंडर्डाइज एंड कोऑर्डिनेटेड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, क्यों? टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि अपन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएट्स वैल्यू। क्रिएट्स वैल्यू, वैल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्थ, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। किस किस को मिल सके? जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, उन सबको कोई बेनिफिट्स उसकी वजह से मिल सके, इसीलिए आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो। तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो कस्टमर्स हैं, उनको बेनिफिट्स मिल सके जो भी आप काम कर रहे हो उसकी वजह से, उसको अपन बिजनेस प्रोसेस कह देते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस का मतलब स्टैंडर्डाइज एंड कोऑर्डिनेटेड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन सबको आप परफॉर्म करते हैं। क्यों? ताकि अपन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सके। किनको बेनिफिट्स मिल सके? इंटरनल कस्टमर्स और जो मेरे एक्सटर्नल कस्टमर्स, उन दोनों को उसकी वजह से बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन डेटा। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, ये अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो तरीके का डेटा होता है। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो तरीके का डेटा होता है। एक तो होता है मास्टर डेटा, एक होता है आपका नॉन मास्टर डेटा। अकाउंटिंग के अंदर दो तरीके का डेटा होता है, एक होता है मास्टर डेटा, एक होता है आपका नॉन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा, मास्टर डेटा जनरली जो परमानेंट डेटा होता है उसी को मास्टर डेटा कहते हैं। परमानेंट डेटा मतलब ये डेटा चेंज हो सकता है, इट कैन बी चेंज बट नॉट अगेन एंड अगेन। बार बार चेंज अगेन एंड अगेन, बार बार चेंज नहीं होगा। ये डेटा चेंज हो सकता है बट बहुत कम चेंज होगा। बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। उस तरह के डेटा को अपन मास्टर डेटा कह देते हैं। तो मास्टर डेटा एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट डेटा है। सॉर्ट ऑफ मतलब क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि ये एकदम परमानेंट नहीं है कि एक बार जो हो गया वही होना है, वापस कभी चेंज हो सकता है। ये चेंज होगा बट बहुत कम चेंज होगा। चेंज हो सकता है बट अगेन एंड अगेन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता। उस तरह के डेटा को मास्टर डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नेम होता है, वैसे तो जनरली एक बार जो नाम रखा गया जीवन भर वही नाम चलता है, बट आपको परमिशन होती है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप 10th बोर्ड के टाइम पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम चेंज रहेगा। तो नाम ऐसी चीज है जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती। चेंज तो होती है बट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती। तो नाम को अपन परमानेंट डेटा है, मास्टर डेटा कह सकते हैं। आपका एड्रेस होता है, एड्रेस जनरली परमानेंट होता है। एड्रेस चेंज हो सकता है, आप अभी झुंझुनू में रहते हैं, हो सकता है थोड़े टाइम बाद जयपुर में रहने लग जाए, बट इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा। डेली बेसिस पे ये चीज आपकी चेंज नहीं होगी। दैट इज नोन एज मास्टर डेटा। जो परमानेंट डेटा है, जो चेंज हो सकता है बट बार बार चेंज नहीं होगा। देन नॉन मास्टर डेटा क्या होता है? नॉन मास्टर डेटा मतलब ऐसा डेटा जो बार बार चेंज हो रहा है, जो बहुत बार चेंज हो रहा है, जो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। नॉन मास्टर डेटा जो परमानेंट नहीं है, जिसको परमानेंट नहीं कह सकते, जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, उसको नॉन मास्टर डेटा कह देते हैं। फ्रीक्वेंटली चेंज क्या चीजें होती हैं? लाइक आपका वेट। आपका वेट परमानेंट थोड़ी ना रहता है, वेट चेंज होता रहता है। कभी 100 ग्राम ऊपर, कभी 100 ग्राम नीचे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आपका वेट चेंज होता रहता है। देन जो अमाउंट होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट होता है वो चेंज होता रहता है। मैंने पहले 5000 की शॉपिंग की तो 5000 मेरे नाम पे एंट्री हो गई, फिर मैंने 2000 की और शॉपिंग की, मेरे नाम पे 7000 एंट्री हो गई। फिर मैंने आपको इसमें 4000, इसमें से 4000 चुका दिया, अब आपने 3000 मेरे ड्यू रखे एंड सो ऑन। आपका जो अमाउंट होता है ट्रांजेक्शन का वो बार बार चेंज होता रहता है। तो इसलिए कि डेटा को नॉन मास्टर डेटा कहते हैं। तो मास्टर डेटा मतलब जो डेटा परमानेंट है, जो बार बार चेंज नहीं होगा। चेंज तो होगा बट बार बार चेंज नहीं होगा। एंड नॉन मास्टर डेटा ऐसा डेटा जो बार बार चेंज होता रहता है, जो परमानेंट नेचर का नहीं होता। उस तरह के डेटा को अपन क्या बोल देते हैं? नॉन मास्टर डेटा कहते हैं।
अकाउंटिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर मास्टर डेटा कौन से तरीके के होते हैं? मास्टर मतलब जो परमानेंट है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होंगे। पहला है आपका अकाउंटिंग मास्टर डेटा। पहला है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग मास्टर डेटा। अकाउंटिंग मास्टर डेटा मतलब अकाउंट्स में ऐसी क्या चीजें हैं जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती हैं? चेंज तो हो सकती है बट फ्रीक्वेंटली नहीं होती। फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ, किन किन चीजों का नेम? लेजर का नेम। ज्यादातर लेजर का नेम बार बार आप चेंज नहीं करते। लेजर का जो ग्रुप होता है वो आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। जो भी आपके अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं वो आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं बट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगी। तो लेजर का नेम, आपका लेजर का ग्रुप, अकाउंटिंग वाउचर्स, ये चेंज नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल अपन ले, आपका जो कैपिटल लेजर होता है, कैपिटल लेजर होता है, एक बार बन गया उसको बार बार अपन चेंज नहीं कर सकते। आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, तो जो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, एक साल से पिछले साल से अगले साल लेके जाया जाता है, वो बार बार चेंज नहीं हो सकता। अपन ओपनिंग बैलेंस बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग मास्टर डेटा, जैसे नाम, नेम ऑफ द लेजर, ग्रुप, अकाउंटिंग वाउचर्स, ये सब जो चीजें हैं ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती हैं। एग्जाम्पल कैपिटल लेजर, ओपनिंग बैलेंस जो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किया गया, उस सबको अपन क्या कह देंगे? अकाउंटिंग मास्टर डेटा कह देंगे। सेकेंड है आपका इन्वेंट्री मास्टर डेटा। इन्वेंट्री मतलब जहां स्टॉक रखते हैं अपन। तो इन्वेंट्री मास्टर डेटा में क्या क्या चीजें आएंगी? इन्वेंट्री मास्टर डेटा के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपकी जो चेंज नहीं हो सकती? फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक आइटम। ये स्टॉक आइटम मतलब क्या होता है? कोई बताएगा बेटा स्टॉक आइटम? कोई बताएगा आप में से स्टॉक आइटम मतलब क्या होता है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? मैं नाम लूंगी तभी बोलोगे। आचुकी बताइए बेटा स्टॉक आइटम का मतलब क्या होता है? मैम वो जो गुड्स होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड। आप कोई एग्जांपल दोगे स्टॉक आइटम का? कोई भी एग्जांपल आचुकी? हिमांशु जलान, कोई एग्जांपल दीजिए बेटा स्टॉक आइटम का। हिमांशु, आचुकी ने बोला स्टॉक आइटम्स मतलब वो सारे गुड्स जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए। हाँ बोलिए हिमांशु। आचुकी ने बोला वो सारे गुड्स जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए काम में लिया था उनको स्टॉक आइटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं जो कपड़े का स्टॉक रखती हूँ, जो मैं क्लोथ्स का स्टॉक रखती हूँ, उसको स्टॉक आइटम कह दूंगी। अगर मेरी दवाइयों की दुकान है तो मैं स्टॉक में क्या रखूंगी? मेडिसिन रखूंगी, तो उसको स्टॉक कह दूंगी। अगर मेरे व्हाइट गुड्स की दुकान है, व्हाइट गुड्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं उनको व्हाइट गुड्स कहा जाता है। तो अगर मैं फ्रिज रखती हूँ तो फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर्स होंगे वो मेरे स्टॉक आइटम्स होंगे। टीवी जो होंगे वो स्टॉक आइटम्स हो जाएंगे। अगर मैं क्या रखती हूँ? कुछ भी। अगर मैं फुटवेयर्स की दुकान है तो फुटवेयर्स का जो स्टॉक रखूंगी दैट इज नोन एज मेरा स्टॉक आइटम। तो जो भी गुड्स ट्रेडिंग पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं उनको स्टॉक आइटम कहा जाता है। वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। आपका स्टॉक ग्रुप जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज आप नहीं करते हो। आपके जो गोडाउन्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज आप नहीं करते हो। आपके वाउचर टाइप्स हैं वो आप चेंज नहीं करते हो। दैट इज नोन एज इन्वेंट्री मास्टर डेटा। इन्वेंट्री में जो चीजें स्टॉक में अपन जो चीजें रखते हैं जैसे कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, आपका गोडाउन्स, इन्वेंट्री, वाउचर टाइप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? आपकी मास्टर डेटा होती हैं जो बार बार अपन चेंज नहीं कर सकते। थर्ड तरीके का मास्टर डेटा होता है दैट इज पेरोल मास्टर डेटा। पेरोल मास्टर डेटा। खुशी अग्रवाल सिंगल जी, पेरोल का मतलब क्या होता है बेटा? खुशी अग्रवाल सिंगल जी, पेरोल का मतलब हो भी या नहीं हो लाइन पे? एक फिक्स पीरियड के बाद के अंदर सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। एक टाइम तक तो सैलरी फिक्स रहती है, उसके
यानी 1 ईयर का पीरियड हो गया, उसके बाद में सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है, फिर वापस से 1 ईयर का टाइम हो गया, उसके बाद में सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। वेरी गुड। पेरोल का मतलब कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, जो सैलरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो सैलरी से रिलेटेड, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस आप करते हो, वो सब पेरोल के अंदर आ जाते हैं। तो पेरोल को अपन एम्प्लॉयज से रिलेटेड सैलरी कैलकुलेशन या ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं, पेरोल कह देते हैं। पेरोल जनरली चेंज नहीं होता। पेरोल में जैसे कि आप नेम ऑफ द एम्प्लॉय रख रहे हो, एम्प्लॉय का नाम क्या है वो जनरली चेंज नहीं करोगे। ग्रुप, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, वो जनरली चेंज नहीं हो सकता। उसके जो पे हेड्स हैं वो जनरली आप चेंज नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉय एक बार बन गया सिस्टम में तो लॉन्ग टाइम तक उसका सैलरी स्ट्रक्चर, पे हेड्स उसके वैसे के वैसे रहती है। दैट इज नोन एज पेरोल मास्टर डेटा। Then statutory master data, statutory master data का मतलब क्या होता है, जो लॉ से रिलेटेड होता है उसको statutory master data कहते हैं। जो किस चीज से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। लॉ जैसे कि जीएसटी लगता है आपका लॉ के अंदर, जैसे कि टीडीएस कटता है आपका, तो जनरली ये सेम ही रहते हैं। अगर इनकी रेट्स में कुछ चेंज हो रहा है तो आप इसमें जाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके के आपके मास्टर डेटा होते हैं। मास्टर डेटा होता है ऐसा डेटा जो परमानेंट टाइप्स का है, जो बार बार चेंज नहीं होगा। चेंज हो सकता है बट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। जैसे अकाउंटिंग मास्टर डेटा में नेम्स ऑफ द लेजर ग्रुप्स, अकाउंटिंग वाउचर्स। इन्वेंटरी मास्टर डेटा में स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, गोडाउन्स एक्सेट्रा। पेरोल के अंदर सैलरी कैलकुलेशंस, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सब बार बार चेंज नहीं कर सकते। एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा, जो लॉ से रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे जीएसटी, टीडीएस, ये सब ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, पर इनकी रेट सब चेंज होंगी तो अपन उस मास्टर डेटा में जाकर इनको चेंज आसानी से कर सकते हैं। देन नॉन मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा आपको पता चल गया। नॉन मास्टर डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो परमानेंट नहीं है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। जैसे आपका वेट, आपकी एज कभी परमानेंट नहीं है, हर साल आपकी एज चेंज होती रहती है, हर दिन आपकी एज चेंज होती रहती है। दैट इज नोन एज नॉन मास्टर डेटा, की जो चीजें परमानेंट नहीं होती, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप चेंज करते रहते हो, उसी चीज को अपन क्या कह देते हैं, नॉन मास्टर डेटा कह देते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वाउचर्स। वाउचर टाइप्स, वाउचर के टाइप पूछेंगे। वैसे तो आप लोगों को आता होगा ये सब, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। वाउचर क्या होता है, लक्ष्य। वाउचर क्या होता है बेटा, लक्ष्य। लक्ष्य मैम वाउचर बिल। बिल क्यों देते हो आप किसी को? मैम बिल तो हम एक ये कि हमने सेल करी है, ये प्रूफ होता है एक तरीके का। प्रूफ वेरी गुड। एविडेंस, वाउचर मतलब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसी भी चीज के लिए। आपने बिल दिया तो मतलब आपके पास प्रूफ है, आपने सामान बेचा है, उसके पास प्रूफ है उसने आपसे सामान खरीदा है। दैट इज नोन एज वाउचर्स। दैट इज डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को वाउचर कहते हैं। अलग अलग वाउचर्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें अकाउंटिंग वाउचर बनेगा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे जिसमें इन्वेंट्री वाउचर बनेगा। तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग तरीके के वाउचर्स बनते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोफेशनल आपको सैलरी दी, सॉरी प्रोफेशनल आपको आपने क्या दी, फीस दी। उस फीस के बदले आप प्रोफेशनल आपसे क्या लेते हैं, रिसीट लेते हैं। ये रिसीट क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपके पास प्रूफ है कि आपने फीस जमा करवा दी है और हमारे पास प्रूफ है कि इस बच्चे ने मुझे इतने रुपए दे दिए हैं। तो फीस के बदले आप जो रिसीट लेते हैं उस रिसीट को भी अपन क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आप कभी भी अगर मैं बोलूंगी लक्ष्य ने मुझे फीस दी, तो लक्ष्य मुझे रिसीट लाकर दिखा देगा, मैडम मैंने आपको इतने रुपए की फीस दे चुका हूँ, मेरे पास आपकी रिसीट है। तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि आप पे कर चुके हो, मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि मैं लक्ष्य से इतने रुपए रिसीव कर चुकी हूँ। दैट इज नोन एज वाउचर्स। अब बहुत सारे तरीके के वाउचर्स होते हैं, उनके अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर कि अकाउंट्स से रिलेटेड कौन से वाउचर्स होते हैं। अकाउंट्स के जिन वाउचर्स का नेचर कैसा होगा, अकाउंटिंग नेचर होगा, वो कौन से वाउचर्स हो सकते हैं। पहला है अपना कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा किसी को पता है कॉन्ट्रा वाउचर क्या करता है, उसका क्या काम होता है? कॉन्ट्रा वाउचर क्या करता है, क्या काम होता है? प्रतीक बताओगे बेटा, कॉन्ट्रा वाउचर क्या करता है, क्या काम होता है इसका? मैम कैश और बैंक से रिलेटेड होते हैं, उसमें डिपॉजिट कराना है, विड्रॉ करना। वेरी गुड।
कैश डिपॉजिट कर सकते हो, बैंक के अंदर कैश जमा करा सकते हो, कैश को अपन बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, अगर अपन को एक जगह से दूसरी जगह कैश को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अगर मुझे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने हैं, बैंक टू बैंक फंड्स ट्रांसफर करने हैं, तो मैं वो भी आसानी से कर सकती हूँ। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा वाउचर, इसी को अपन कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। इसका नेचर कैसा है? अकाउंटिंग। अभी अपन अकाउंटिंग नेचर के अंदर के वाउचर्स पढ़ेंगे। सेकंड है पेमेंट वाउचर। हाँ जी रजत बताइए बेटा, पेमेंट वाउचर मतलब क्या होता है? अपन कोई भी पेमेंट करते तो उसके बदले में अपन को जो भी रिसिप्ट या फिर वाउचर मिलता है। पेमेंट, जितना भी आपने पेमेंट किया, पेमेंट मतलब आपके बिजनेस से जितना पैसा बाहर निकला, जितना पैसा बिजनेस से बाहर निकला वो सब किसके अंदर आ जाएगा? चाहे वो कैश की फॉर्म में निकला, चाहे वो बैंक की फॉर्म में निकला, वो सब पेमेंट वाउचर में आ जाएगा। अनीश, रिसीट वाउचर क्या होता है बेटा? अनीश मैम अपन को कोई अगर मैम रिसिप्ट मिली है तो मैम उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी पैसा रिसीव हुआ है, चाहे किसी भी फॉर्म में हुआ हो, जो भी पैसा बिजनेस के अंदर आया, चाहे वो कैश के रूप में आया हो, चाहे वो बैंक के थ्रू आया हो, दैट इज नोन एज रिसीट वाउचर। वेरी गुड। वैशाली, जर्नल वाउचर क्या होता है? जर्नल, वैशाली गई वैशाली। हाँ जी रुचि शर्मा बताइए बेटा, जर्नल वाउचर क्या होता है? इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, नॉन कैश जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको, जैसे डेप्रिसिएशंस, राइट ऑफ, राइट बैक, ये सब आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्राची, सेल्स वाउचर क्या होता है बेटा? जो सारी ट्रेडिंग सेल्स रिकॉर्ड करता है। वेरी गुड, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ये चैप्टर तो आप लोग ही पढ़ा दोगे पूरा। पूजा, परचेज वाउचर क्या होता है बेटा? पूजा अरे बोलो। मानसी, परचेज वाउचर क्या होता है? ट्रेडिंग परचेज की सारी ट्रेडिंग परचेज, वेरी गुड, जो भी ट्रेडिंग परचेज से रिलेटेड होता है। मनीष डालमिया, क्रेडिट नोट क्या होता है बेटा? मनीष डालमिया, क्रेडिट नोट। जब हम किसी भी दुकानदार को कोई गुड्स रिटर्न करते हैं उसके बदले में जो अपन को नोट देता है, क्रेडिट नोट जो उसके बदले में देता है, मतलब जो भी करेक्शंस, जो भी आप ऑलरेडी सेल्स या ऑलरेडी जो परचेज कर चुके हो उसके बदले जो आप करेक्शंस कर रहे हो, जो भी आप ऑलरेडी कुछ बेच चुके हो या कुछ खरीद चुके हो, सेल या परचेज कर चुके हो, उसके बदले जो करेक्शंस होते हैं, मतलब आपने रिटर्न कर दिया तो वो करेक्शंस करेगा कि हाँ ये सामान मेरा बिका नहीं है, दोबारा से मेरे जीआर आ गया, गुड्स रिटर्न हो गए हैं, कुछ ऐसा भी, इसको क्रेडिट नोट कह देते हैं। देन अंकिता टिबड़ा, डेबिट नोट क्या होता है बेटा? डेबिट नोट क्या होता है? मैम जो सेल्स हमने ऑलरेडी करेक्ट है उनमें करेक्शन करना, करेक्शंस करना, जो भी ऑलरेडी सेल्स परचेज आप कर चुके हैं उनको डेबिट नोट कह देते हैं। वेरी गुड। अंतिमा, व्हाट आर मेमोरेंडम्स? जो ट्रांजैक्शन सिस्टम में तो होते हैं, पर वो जो भी ट्रायल बैलेंस होती है उसमें उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आपके सिस्टम में तो हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सिस्टम में हैं बट उनका इफेक्ट नॉट इफेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस, उनका इफेक्ट किस में नहीं पड़ता? ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ता। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। ये सारे जितने भी वाउचर्स हैं ये अकाउंट से रिलेटेड आपके सारे वाउचर्स होते हैं। इनका मॉड्यूल कौन सा होता है? ये सब किसके अंदर आएंगे? सारे वाउचर्स जितने भी अपने पढ़े अकाउंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री के अंदर कौन से वाउचर्स होते हैं रिलेटेड टू इन्वेंट्री पढ़ना जा रहे हैं। परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर का मतलब दीपक सोनी क्या होता है बेटा? अपन परचेज करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, वही जो भी वेंडर ने कुछ परचेज करने के लिए जो भी ऑर्डर प्लेस किया है। वेरी गुड। देन दिव्या सोनी, सेल्स ऑर्डर मतलब? दिव्या सोनी, सेल्स ऑर्डर मतलब? बोलो बोलो बोलो। खुशी अग्रवाल डबल जी, सेल्स ऑर्डर मतलब?
मैडम जो भी अपने को कस्टमर से मिला है उसको कस्टमर से जो ऑर्डर मिला है उसको सेल्स ऑर्डर कह देते हैं। वेरी गुड। खुशी गोयल, व्हाट आर स्टॉक जर्नल? मैम स्टॉक जर्नल मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने स्टॉक को ट्रांसफर किया तो उसकी रिकॉर्डिंग करना। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मूवमेंट्स जो होते हैं उनको स्टॉक जर्नल कह देते हैं। वेरी गुड। देन कौन रह गया? लकी। फिजिकल स्टॉक मतलब बेटा जो फिजिकली अपने पास अवेलेबल रहता है क्या? उसके अंदर फिजिकली जो स्टॉक है ना अवेलेबल है, फिजिकल काउंटिंग की स्टॉक की, दैट इज नोन एज फिजिकल स्टॉक, जो भी फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है। देन कौन कौन रह गए? पर हैंड रेज करके बताओगे क्या बच्चों? मैंने किस किस से अभी तक नहीं पूछा है। हाँ जी, ओम प्रकाश बताइए बेटा, डिलीवरी नोट मतलब क्या होता है? ओम प्रकाश, डिलीवरी नोट मतलब? मैम कोई भी मतलब अगर अपन गुड्स भी कोई भी डिलीवरी अगर गुड्स भेजते हैं तो अपन मतलब कि डिलीवरी नोट करते हैं कि उस गुड्स जो वो मतलब मिल गया ना कस्टमर मिल को। गया। फिजिकल जब उसको डिलीवर हो जाता है तो दैट इज नोन एज फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर, जो कस्टमर को बेचा गया उसको फिजिकल डिलीवरी हो गई, उसको सामान मिल गया, दैट इज नोन एज डिलीवरी नोट। और कोई है जिससे मैंने अभी तक नहीं पूछा है? आ चुकी। रिसीट नोट मतलब? जो भी मैम अपन ने गुड्स परचेज किया है ना वेंडर से, उसकी जो रिसीट लेते हैं जो भी हमने परचेज किया है वेंडर ने जो परचेज किया है उसको जो सामान मिल जाता है दैट इज उसकी जो रिसीट मिलती है, फिजिकल रिसीव हो गया उसको सामान, उसको अपन रिसीट नोट कह देते हैं। तो ये सारे आपके इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर आएंगे, वाउचर्स, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट एंड रिसीट नोट। एंड लास्ट आपका है पेरोल। लास्ट मॉड्यूल है वाउचर टाइप्स का, दैट इज पेरोल। पेरोल सैलरी कैलकुलेशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको पेरोल कहा जाता है। अटेंडेंस मॉड्यूल क्या करेगा? कौन आया कौन नहीं, इस तरीके की चीजों को मेंटेन करेगा अटेंडेंस वाउचर। एंड पेरोल वाउचर जो रिलेटेड टू सैलरी की, किसको कितनी सैलरी देनी है, तो जो भी सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है वो पेरोल के अंदर होगा, और कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, अटेंडेंस का जितना काम है वो अटेंडेंस के अंदर होगा। तो ये तीन तरीके के वाउचर्स होते हैं अपने, तीन तरह के वाउचर्स अपने कोर्स के अंदर हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड पेरोल। इनके सबके आपको एग्जांपल्स पता चल गए कौन से होते हैं ये वाउचर्स। देन वाउचर नंबर। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर का मतलब क्या होता है? वाउचर नंबर उस डॉक्यूमेंट का यूनिक नंबर, हर वाउचर का एक यूनिक नंबर होता है। क्यों? ताकि उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको आसानी से सर्च किया जा सके। हर वाउचर का एक अपना यूनिक नंबर होता है, उसको आइडेंटिफाई कर सके, सर्च कर सके। हर वाउचर टाइप की अलग अलग नंबरिंग सीरीज होती है, हर टाइप की अलग अलग नंबरिंग सीरीज होती है। मतलब अगर अकाउंटिंग वाउचर है तो सपोज उसकी सीरीज 101 से स्टार्ट हो रही है, और अगर आपका इन्वेंट्री वाउचर है तो उसकी सीरीज 201 से स्टार्ट हो रही है, और अगर आपका पेरोल वाउचर है तो उसकी सीरीज 301 से स्टार्ट हो रही है। तो हर एक अकाउंटिंग वाउचर की हर एक टाइप अलग अलग टाइप की अलग अलग सीरीज स्टार्ट होती है। वाउचर नंबर के पहले आप प्रीफिक्स भी लगा सकते हो, आप वाउचर के नंबर के पहले सुफिक्स भी लगा सकते हो, या दोनों भी लगा सकते हैं। सपोज कोई ओरिजिनल वाउचर नंबर है 101, उसके पहले मैं लगा रही हूँ ए और सुफिक्स में लगा रही हूँ मैं बी, ऐसा कुछ लगा रही हूँ। तो ये तो हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सुफिक्स जो उसके बाद लगाया जाता है। एक्चुअल वाउचर नंबर कौन सा है? 101 जो है उसका एक्चुअल वाउचर नंबर्स है। वाउचर्स नंबर्स जो है वो सीरियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वाउचर नंबर देने का, मतलब पहला वाउचर आया तो उसको 101 नंबर दिया, तो दूसरे को 102 ही दोगे, तीसरे को 103 दोगे, और फोर्थ को 104 ही दोगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वाउचर्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर इस वाले वाउचर का 104 नंबर है तो अगला जो वाउचर आएगा उसका 105 ही नंबर होगा, उसका 104 से छोटा नंबर नहीं हो सकता। That are known as voucher numbers. तो वाउचर नंबर्स क्या होते हैं बेटा? यूनिक नंबर्स दिए जाते हैं हर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, ताकि उनको इजीली आइडेंटिफाई, उनको इजीली सर्च किया जा सके। अलग अलग वाउचर टाइप की अलग अलग नंबरिंग सीरीज होती है। वाउचर नंबर्स के प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, सुफिक्स भी हो सकते हैं, और या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। और हर वाउचर नंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में ही लिखे जाते हैं, मतलब बिना सीक्वेंस के वाउचर नंबर नहीं रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। देन अकाउंटिंग फ्लो, अकाउंट्स में फ्लो कैसा होता है? अकाउंटिंग फ्लो,
अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रांजेक्शन, सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन आता है, ये डायग्राम करना है, आपके नोट्स में बना हुआ है। फिर आप उस ट्रांजेक्शन की कहाँ एंट्री कर देते हो, उस ट्रांजेक्शन की आप वाउचर में एंट्री कर देते हो, फिर उसको पोस्ट करते हो, वाउचर से एंट्री करने के बाद उसको पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद उसकी बैलेंसिंग करते हैं, उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना है, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं, बैलेंसिंग करने के बाद उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस का डेटा या तो P&L में जाएगा या फिर ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली बैलेंस शीट में चली जाएगी, और फिर P&L का भी अमाउंट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में चला जाता है। तो इस तरीके से अकाउंट्स में काम होता है, इस तरीके से अकाउंट्स में फ्लो होता है। पहले आपका ट्रांजेक्शन आता है कोई भी, फिर उसके आप वाउचर में एंट्री करते हैं, वाउचर में एंट्री करने के बाद उसकी पोस्टिंग होती है, फिर उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं वो करते हो, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देते हो। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट या तो आप P&L में डाल दो या बैलेंस शीट में, और P&L का भी अमाउंट किसमें चला जाएगा, फाइनली बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ लेजर्स, लेजर्स कौन से तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ लेजर्स, लेजर्स कौन से तरीके के होते हैं। अकाउंट्स में तो आप लोग पढ़ते थे, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 तरीके के लेजर्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अकाउंट्स में 3 तरीके के लेजर्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बट अगर अपन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें, जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम की अगर आप बात करो, जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें आपके लेजर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, एक तो डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मल अकाउंट्स में 3 तरह के लेजर्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो 2 तरह के लेजर्स होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो इसका एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम अपन को करना है, लर्न करना है। मतलब मैंने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में लेजर मेरे 2 तरीके के, कौन से, एक तो है मेरा डेबिट बैलेंस, किसी चीज का डेबिट बैलेंस, एक है मेरा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में क्या क्या आएगा, एक तो असेट्स आएंगी और एक आपके एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट के अंदर। क्रेडिट में क्या क्या आएगा, आपकी इनकम आएगी और आपकी क्या आएंगी, लायबिलिटीज आएंगी क्रेडिट के अंदर। इनकम और एक्सपेंस मिलकर तो वो उसमें चले जाएंगे P&L अकाउंट के अंदर। असेट्स एंड लायबिलिटीज किस में चल जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट के अंदर चल जाएंगे। P&L का बैलेंस भी किस में चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। लेजर्स, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में असेट्स एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम मिलकर P&L में चल जाएंगे, असेट्स और लायबिलिटीज मिलकर बैलेंस शीट में चल जाएंगे। P&L का भी जो बैलेंस होता है वो किसमें चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। मतलब इसको अपन देखकर क्या पता लगा पा रहे हैं कि बैलेंस शीट इज द लास्ट रिजॉर्ट। सारी चीजें फाइनली किसमें जाती है, सारी चीजें किसमें जाती हैं, फाइनली बैलेंस शीट के अंदर जाती है। कोई भी जो लेजर है वो एक ही में आएगा, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होगा कि वो डेबिट भी हो रहा है वो क्रेडिट भी हो रहा है, नहीं। वो एक ही जगह आपका लेजर जो है उसमें लेजर की एंट्री एक ही जगह होगी, या तो डेबिट में या क्रेडिट में। अगर आपने एंट्री करने में गलत कर दी, आपने कोई चीज एसेट्स होनी चाहिए थी पर उसको लायबिलिटी बोल दी, आपने बोल दी, ह्यूमन ने बोल दी, तो कोई सॉफ्टवेयर जो उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और सॉफ्टवेयर उसमें कोई गलती आपकी नहीं निकाल पाएगा। तो ग्रुपिंग ऑफ लेजर्स में अगर आपने गलती कर दी, जो चीज आपकी एसेट्स होनी चाहिए थी आपने उसको लायबिलिटी वाले उसमें डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया, तो सॉफ्टवेयर उसकी मिस्टेक नहीं निकाल पाएगा और आपका पूरा बिजनेस का काम जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपन सही तरीके से ग्रुपिंग करें और एक चीज एक ही जगह पे डालें, या तो डेबिट में या क्रेडिट में, दोनों जगह वो चीज नहीं जाए। ठीक है, नहीं कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो किस तरीके से काम करता है आपको पता है। कोई भी सॉफ्टवेयर के 2 एंड्स होते हैं, एक तो होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। कोई भी सॉफ्टवेयर के 2 एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो हमें दिख रहा है, फ्रंट स्टेज जो है मतलब जिससे यूजर एक्चुअली इंटरेक्ट करता है, जिस एंड से यूजर इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रंट एंड। बैक एंड क्या क्या मतलब होता है कि यहाँ पे यूजर उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, यूजर बैक एंड से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द बैक एंड। यूजर बैक एंड से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बट यूजर फ्रंट एंड को बोल सकता है, फ्रंट एंड बैक एंड से इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब क्या होगा, सपोज यूजर है,
उसको क्या चाहिए, उसको बैलेंस शीट, उसको कोई रिपोर्ट देखनी है, अपनी असेट्स लायबिलिटीज की बैलेंस शीट देखनी है, ठीक है। अब यूजर क्या बोलेगा, इस रिपोर्ट की रिक्वेस्ट कि मुझे ये रिपोर्ट देखनी है, इसकी रिक्वेस्ट इसको देगा फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट यूजर से ली और उस रिक्वेस्ट को आगे पास कर दिया बैक एंड को। बैक एंड ने पूरी प्रोसेसिंग की, बैलेंस शीट निकाली और बैलेंस शीट निकाल कर बैक एंड ने फ्रंट एंड को दे दिया, फ्रंट एंड ने यूजर को दिखा दी कि ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी रिपोर्ट है। तो इस तरीके से काम खत्म होता है यहाँ पे कि जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है वो कौन कर रहा है, बैक एंड प्रोसेसिंग करता है। तो यूजर को कोई भी रिपोर्ट देखनी है, यूजर फ्रंट एंड को बोलेगा, फ्रंट एंड बैक एंड को बोलेगा, बैक एंड इसको प्रोसेस करके फ्रंट एंड को दे देगा, फ्रंट एंड से यूजर को वो दिख जाएगा। तो यूजर कभी बैक एंड को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यूजर फ्रंट एंड के थ्रू बैक एंड को इंटरेक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है कि आपको दो चीजों की जरूरत है, आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की जरूरत है? क्यों? आप एक ही सॉफ्टवेयर में आप एक ही जना दोनों काम क्यों नहीं कर सकता? एक ही जना आपका फ्रंट एंड और बैक एंड का काम क्यों नहीं कर सकता? ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई सेपरेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर, सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर की क्यों जरूरत है आपको? Why not only one? Why not only one? क्यों एक ही बंदा, क्यों एक ही सॉफ्टवेयर से ये दोनों काम नहीं कर सकते? क्यों आपको फ्रंट एंड के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए और बैक एंड के लिए अलग चाहिए? क्यों एक ही सॉफ्टवेयर से आप फ्रंट एंड और बैक एंड का काम नहीं कर सकते? तो ये अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को अपन रिलेट करेंगे रेस्टोरेंट की सिचुएशन से। एग्जाम में अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, व्हाई नॉट ओनली वन, तो जो मैं अभी रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दूंगी वो मत लिखकर आना एग्जाम में, वो मत लिखकर आना। आप लोगों को तो मेन सॉफ्टवेयर वाली बात बतानी है, तो वो एग्जाम में मेन सॉफ्टवेयर वाली बात बताना। रेस्टोरेंट वाली बात तो सेकेंडरी है, पहले सॉफ्टवेयर वाली बात बतानी है। और मैं आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट से भी समझाऊंगी वही चीज। एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि रेस्टोरेंट में फ्रंट एंड पे कौन है और बैक एंड पे कौन है, और क्यों दो अलग अलग लोगों की जरूरत है, क्यों एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता। और यही बात अपन सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ठीक है। तो रीजन रेस्टोरेंट and software. Domain expertise. Domain expertise. Domain expertise सब अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पे जो वेटर होता है, यहाँ पे जो वेटर होता है वो तो कस्टमर्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट है, उसको पता है कस्टमर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे उसको सामान ज्यादा से बेचना है। और जो कुक है, जो सामान बना रहा है, वो कुकिंग करने में एक्सपर्ट है। दोनों अपने अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। वेटर तो एक्सपर्ट है कस्टमर को कैसे टैकल करना, कुक जो है यहाँ पे एक्सपर्ट होता है कि कुकिंग का काम कैसे करना है। और ये दोनों काम रेस्टोरेंट में अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, दोनों ही चीजें रेस्टोरेंट में गुड क्वालिटी का होना चाहिए। इसलिए अपन ने अलग अलग सॉफ्टवेयर बना दिए, इसलिए फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग कर दिया। वेटर जो फ्रंट एंड है, कुक जो है वो बैक एंड है। आपको कि रेस्टोरेंट में देख थोड़ी ना पाते हो खाना कौन बना रहा है, पर जो आपको खाना सर्व कर रहा है उस बंदे से आप रेस्टोरेंट में मिल पाते हो। तो वो वेटर है, वेटर को पता है कस्टमर से कैसे डील करना, कुक को पता है कुकिंग कैसे करनी। ये दोनों काम अच्छा, ये दोनों लोग अपने अपने काम में अच्छे हैं, इसलिए दो लोगों की जरूरत है, एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता। अगर सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे तो सॉफ्टवेयर की बातें करें तो जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस लिए होते हैं? हैंडल रिक्वेस्ट। जो भी यूजर से रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो बैक एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बैक एंड सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस लिए होते हैं? डेटा को स्टोर करना है एंड डेटा को हैंडल करने में काम करते हैं। तो बैक एंड मतलब जो डेटाबेस होता है आपका, जहाँ पे सारा डेटा रखते हो, तो उनका काम क्या है? वो किन चीजों में चाहिए कि हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और जो फ्रंट एंड है, जैसे कोई भी आपका MS वर्ड है सपोज फ्रंट एंड, तो वो इस चीज में एक्सपर्ट है कि कैसे हमने जो MS वर्ड को रिक्वेस्ट भेजी उसको कैसे हैंडल करना है, वो इस काम में अच्छा है। तो सब लोग अपने अपने काम में अच्छे हैं, डोमेन एक्सपर्टाइज है सबका अपना अपना, इसलिए सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट रीजन अगर अपन देखें दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन
देखो वेटर जो है ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल होता है। आपने कभी वेटर को देखा होगा प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होता है, एकदम हाथों में भी ग्लव्स अगर आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो हाथों में भी उसने ग्लव्स अगर पहन रखी हैं, प्रॉपर्ली डेक्ड अप है वो बता, एकदम साफ सुथरा और एकदम अच्छे से ड्रेस्ड अप है। तो वो वेटर जो है वो हमेशा प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है वेटर आपको, तो उसको देखकर अच्छा लगता है कि हाँ ये बंदा खाना सर्व कर रहा है तो अपन उसको खाना खा सकते हैं। बट अगर आप कभी कुक को देखोगे तो आपको खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो किचन में काम कर रहा है। किचन में काम कर रहा है तो थोड़ी ना वो इतने सुंदर कपड़े किचन में पहनकर बैठेगा, तो उसको तो पसीने से वो भरा हुआ होगा, लथपथ पसीने से भरा होगा, तो वो कभी प्रेजेंटेबल नहीं होता। बट वेटर प्रेजेंटेबल होता है, ठीक है। और सबको प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जैसे अगर अपन फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर अपन फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर का क्या, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर यूजर को कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट में कोई भी चीज दिखाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट उनके पास होगा। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर्स में चीजें शो की जाती हैं, आप बोल्ड उसको इटैलिक इस फॉर्म में भी देख सकते हो। बैकएंड थोड़ी ना आपको ये सब कर देगा, आप उन चीजों को फ्रंट एंड पे टेबल्स चार्ट्स इन सब की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। और बैकएंड से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बैकएंड से तो आपने डेटा मांगा और बैकएंड ने आपको पूरा डेटा दे दिया, और उस डेटा को यूजर को कैसे प्रेजेंट करना है वो काम किसका, फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें कलर्स डाल सकता है, उसमें बोल्ड उसको इटैलिक उसको टेबल्स की फॉर्म में दिखा सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है उस चीज की। पर बैकएंड ने तो आपको जो डेटा मांगा वो डेटा का डेटा दे दिया, बैकएंड उसको सुंदर से जाके उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकता। इसलिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, फ्रंट एंड और बैकएंड, आपका एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें दैट इज थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस अगर अपन रेस्टोरेंट की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, वेटर जो है वो आपको प्रोसेस्ड डेटा से हैंडल करते हैं। प्रोसेस्ड डेटा मतलब बने बनाए खाने से डील करता है वेटर। कभी भी जो रॉ फूड है, जो कभी भी रॉ मटेरियल, उसके साथ वेटर डील नहीं करता। आटा, गेहूं, चावल, इनके साथ वेटर डील नहीं करेगा। वेटर हमेशा बना बनाया खाना जो होता है उनके साथ वेटर आपका डील करता है। तो यहाँ पे जो यूजर होता है वो ये चाहता है कि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस से बिलिंग का जो टाइम होता है वो टाइम कम से कम होना चाहिए। मतलब मैंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया मेरे को सामान हाथ का डिलीवर होना चाहिए, मेरा यहाँ पे वेटिंग टाइम कम से कम, लेस से लेस वेटिंग टाइम होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी वेट करना पसंद नहीं होता। तो यहाँ पे यूजर हमेशा ये सोचता है मेरा ऑर्डर करते ही मेरा सामान आ जाए और फटाफट मैं खा के बिलिंग कर दूं, मतलब वेटिंग टाइम मेरा कम से कम होना चाहिए। तो ये वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, तो यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। देन अगर अपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोसेस डेटा से डील करते हैं। प्रोसेसिंग करने में टाइम खूब लगता है और उसको हैंडल करने में टाइम कम लगता है। तो कुक को बनाने में समय लगेगा पर वेटर को उसको सर्व करने में समय नहीं लगेगा। तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो इसलिए अपने दो काम अलग अलग बांट दिए कि एक जना तो बना रहा है और एक जना उसको सर्व कर रहा है। अगर अपन फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं, वो भी प्रोसेस डेटा को ही हैंडल करते हैं। आपने बैलेंस शीट मांगी तो फ्रंट एंड आपको बैलेंस शीट दिखा देगा, पर वो बनी कैसे, उसमें क्या प्रोसेसिंग हुई और क्या कुछ फंक्शनिंग हुई, वो सारा काम फ्रंट एंड का नहीं, वो सारा काम किसका, बैक एंड का। फ्रंट एंड तो सिर्फ आपको प्रोसेस डेटा दिखा देगा, जबकि जो बैक एंड है उस डेटा को प्रोसेस कर आपको दे रहा है। इसलिए यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मतलब फ्रंट एंड पे यूजर इजीली किसी भी चीज को एक्सेस कर पाए, यूजर को किसी चीज के करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीजों को एक्सेस करने में। ऐसा आपका फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि आसानी से यूजर कोई भी ऑप्शन पढ़कर उस चीज को यूज में ले पाए। जबकि जो बैक एंड का काम होता है वहां तो बहुत प्रोसेसिंग, बहुत रूल्स रेगुलेशन लगने, तो वो यूजर नहीं कर सकता। तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा होना चाहिए, इसलिए फ्रंट एंड बैक एंड अपन ने अलग अलग डिवाइड कर दिए। देन नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज स्पीड। अगर आपको स्पीड चाहिए, फास्ट काम चाहिए, मतलब क्विक डिलीवरी चाहिए कोई भी सामान की, तो क्विक डिलीवरी चाहिए तो सेग्रीगेशन ऑफ वर्क होना बहुत जरूरी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना बहुत जरूरी है।
अगर एक ही जना खाना बना भी रहा है और खाना सर्व भी कर रहा है तो वो इतना फास्ट काम नहीं कर सकता, पर एक तो बना रहा है एक सर्व कर रहा है तो फास्ट स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। और जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो आप पे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और आपके लिए उसकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर अपन बार बार खाना बनाए जा रहे हैं तो अपन खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, खाना सर्व कर रहे हैं तो खाना सर्व करने में अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो अपनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो अगर स्पीडली काम करना है तो आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अगर अपन फ्रंट एंड बैक एंड की सॉफ्टवेयर की बात करें, फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड अगर ये दोनों काम फ्रंट एंड और बैक एंड का काम अगर दोनों काम एक ही सॉफ्टवेयर कर रहा है तो दोनों काम का लोड सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब उसका लोड बढ़ जाएगा तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर यही काम आपने बांट दिया, फ्रंट एंड का काम फ्रंट एंड कर रहा है, बैक एंड का काम बैक एंड कर रहा है, तो उनका लोड जो है वो कम हो जाएगा और उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज जो वेटर होता है उसको बहुत पोलाइट और बहुत ऐसा होना पड़ता है। मतलब जो वेटर होगा वो आपके कुक की भाषा भी उसको समझ में आनी चाहिए, प्लस जो उसके कस्टमर्स है उसको दोनों की लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उसको दोनों की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। पर कुक को कस्टमर की लैंग्वेज आए ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज आपका कस्टमर तो कोई आया जर्मन बोलने वाला, ठीक है, और कुक जो है वो हिंदी बोलता है, तो वेटर को तो दोनों भाषा आनी चाहिए, वेटर को हिंदी भी आनी चाहिए तो जर्मन भी आनी चाहिए, क्योंकि जर्मन वाला कस्टमर जर्मन में ऑर्डर देगा, वेटर उसको हिंदी में समझाएगा कुक को कि आप ये सामान बना कर दो, वेटर का कस्टमर का ये ऑर्डर आया है। पर कुक को जर्मन आनी जरूरी है क्या? नहीं, कुक को जर्मन आनी जरूरी नहीं है, कुक को तो सिर्फ हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि वेटर उसको हिंदी में समझा देगा कि ये सामान बनाकर आपको देना है। तो वेटर को दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, एक तो जो कुक की लैंग्वेज होती है और एक जो कस्टमर की होती है। पर कुक को कस्टमर की लैंग्वेज आनी कोई जरूरी बात नहीं होती कोई भी सामान बनाने के लिए। अगर अपन यही सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होता है वो किसकी भाषा समझ पाता है? बैकएंड की भाषा भी समझ पाता है। बैकएंड की जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, बैकएंड मतलब जो डेटाबेस है, डेटाबेस की जो टेक्निकल लैंग्वेज है कि कंप्यूटर से कैसे बातें करेगा, वो भी ये समझ पा रहा है। प्लस जो यूजर ने इसको किसी लैंग्वेज में बोला, यूजर ने कहा कि मुझे आप निकाल कर दो, यूजर ने कहा कि मुझे 2010 की मेरी जितनी पिक्स अपलोड थी वो निकाल कर दो, तो ये भाषा भी समझ पा रहा है और ये भाषा ले जाकर उसने बैकएंड को उसकी लैंग्वेज में समझाई कि यूजर को ये वाला डेटा चाहिए, बैकएंड ने प्रोसेस करके फ्रंट एंड को दिया, फ्रंट एंड से वो डेटा अपन को दिख गया। तो लैंग्वेज के लिए भी आपको दो अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो क्यों अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत है? क्यों एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल सकता? क्यों फ्रंट एंड बैक एंड दो अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत है? क्यों एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल सकता? डोमेन एक्सपर्टाइज, सब अपने अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। वेटर अच्छा है कस्टमर को हैंडल करने के लिए, कुक अच्छा है कुकिंग करने के लिए। तो जैसे फ्रंट एंड अच्छा है कस्टमर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, बैक एंड अच्छा है डेटा को स्टोर और हैंडल करने के लिए। प्रेजेंटेशन, वेटर हमेशा प्रेजेंटेबल होता है बट को कभी प्रेजेंटेबल होना जरूरी नहीं है। वेटर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करेगा प्रॉपर फॉर्मेट में, कलर्स, बोल्ड, इटैलिक, बट बैक एंड को ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बैक एंड तो आपको एक रॉ डेटा टाइप दे देगा, फ्रंट एंड का काम है उसको कैसे क्या प्रेजेंट उसको करना है। यूजर एक्सपीरियंस, वेटर सिर्फ प्रोसेस डेटा से डील करता है, रॉ मटेरियल से डील नहीं करता। फ्रंट एंड भी आपका प्रोसेस डेटा से डील करता है, रॉ मटेरियल से डील नहीं करता। तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा होना चाहिए, इसलिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। स्पीड, अगर काम को बांट दोगे, फ्रंट एंड का काम वेटर कर रहा है, कुक का काम कुक कर रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर करते हैं तो अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब आप एक काम को बार बार करते हैं तो उससे आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाती है। फ्रंट एंड बैक एंड अगर दोनों काम एक ही सॉफ्टवेयर करा तो लोड उस सॉफ्टवेयर पे ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप काम को बांट देंगे तो उनका लोड कम हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस फास्ट होना शुरू हो जाएगी। लैंग्वेज, वेटर को दोनों भाषा आनी चाहिए, खुद की भी भाषा आनी चाहिए तो कस्टमर की भी आनी चाहिए, हमेशा पोलाइट होना चाहिए वेटर आपका। फ्रंट एंड को भी दोनों भाषा आनी चाहिए, यूजर की भी और बैक एंड की भी, जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है। पर बैकएंड को यूजर की भाषा आए ना आए, बैकएंड यूजर को समझ पाएंगे कोई भी जरूरी नहीं होता। इसीलिए आपको दो अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, फ्रंट एंड बैक एंड। आप एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चला सकते। आ गया समझ में? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? एक मिनट बच्चों,
हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ गया व्हाई सेपरेट फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड बाय नॉट ओनली वन। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, पढ़ रखा है अपन ने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? अरे पढ़ चुके हैं भाई, इतने ब्लैंक मत बैठा करो, बोला करो क्लास में। जरूरी थोड़ा ना मैं नाम लूं तो ही बताओगे आप लोग। निकिता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं बेटा? वो सॉफ्टवेयर जो यूजर की स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या लेगा? रिसीव करेगा इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेगा, उसने जो इनपुट दिया उस इंस्ट्रक्शन को वो इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस, और फिर उसको इंटरप्रेट कर कर उसमें कोई लॉजिकल फंक्शंस अप्लाई कर कर कुछ भी प्रोसेसिंग कर कर उसका आउटपुट जनरेट कर कर अपन को दे देगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जो यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जो रिसीव करेंगे इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स, उसको इंटरप्रेट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को और उस पे कुछ फंक्शंस अप्लाई कर कर उसका आउटपुट जनरेट कर कर अपन को दे देंगे। दैट आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। आ चुकी? अपन ने बेटा पढ़ा था 3 लेयर आर्किटेक्चर, आ चुकी है? यस मैम। क्या होती थी, कौन सी 3 लेयर्स होती थी बेटा? मैम उसमें एप्लीकेशन लेयर, हाँ, और डेटाबेस लेयर, हाँ, और ओएस लेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। ऑपरेटिंग किताब खोल रखी है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, हाँ आ चुकी? नो मैम, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने नाम वहां बताया ही नहीं था, तो आपने कहाँ से नाम पढ़ लिया? मैंने तो नाम कुछ और बताया था उस टाइम पे। अरे बुक खोल के क्या बताते हो, अपने मन से बताया करो ना जितना याद हो। ये तो मैंने नाम कभी बताया ही नहीं आप लोगों को आज तक भी। एप्लीकेशन लेयर जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट का काम करेगी, यूजर से इनपुट लेगी, यूजर को आउटपुट दिखाएगी, जो फ्रंट एंड होती है, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन लेयर। मैंने इस लेयर का नाम बताया था आपको मिडल लेयर या प्रोसेसिंग लेयर, मैंने इसका नाम बताया था बिजनेस प्रोसेसिंग। जितने भी बिजनेस के रूल्स होते हैं उन सबको अपन प्रोसेसिंग लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर या फिर मिडल लेयर कहते हैं। डेटाबेस लेयर जहां सारा डेटा स्टोर होगा उसको अपन क्या कहते हैं? डेटाबेस लेयर। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर एंड डेटाबेस लेयर। और एप्लीकेशन लेयर जो यूजर से इनपुट आउटपुट लेगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर जहां सारी प्रोसेसिंग होगी, डेटाबेस लेयर जहां सारा डेटा स्टोर किया जाएगा उसको अपन क्या कहते हैं? डेटाबेस लेयर कह देते हैं। देन कुछ चीजें होती है, एक होती है आपकी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, प्रतीक, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब जो अपने आप सॉफ्टवेयर अपलोड मतलब इंस्टॉल्ड है डिवाइस में। मतलब आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर उसको डाल रहे हो कोई भी एप्लीकेशन को, यही कहना चाह रहे हो प्रतीक? हाँ। वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा प्रतीक? जो कि मतलब ऑनलाइन वर्क कर रही हो, गई ऑनलाइन वर्क कर रही है, मतलब मेरे हार्ड डिस्क में ले लिया वो। ठीक है, सही की कह रही हूँ मैं प्रतीक? यस मैम। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है प्रतीक? जो थर्ड पार्टी से अपने अरेंज कर ली, थर्ड पार्टी से जितना चाहिए उतना आपने ले लिया, पेपर यूज बेसिस पे। अपन पूरा क्लाउड पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ध्यान है। और उसको एक्सेस करने के लिए क्लाउड को क्या क्या चाहिए? एक तो इंटरनेट चाहिए आपको सिर्फ। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप क्लाउड की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आपको कुछ भी अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करने की जरूरत होती है या नहीं होती प्रतीक? नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल इन द हार्ड डिस्क। अपन को उस चीज को हार्ड डिस्क में, अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। तो इन 3 एप्लीकेशंस का मतलब आपको समझ में आता है। इंस्टॉल्ड मतलब आपने अपने कंप्यूटर, अपने फोन के अंदर कोई चीज इंस्टॉल कर दी तो आप उसी जगह पे जाकर उसको यूज में ले सकते हैं। वेब एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आप काम में लेते हैं, दैट इज नोन एज वेब एप्लीकेशंस। एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होता है? जो थर्ड पार्टी से अपन कुछ भी यूज में ले रहे हैं, थर्ड पार्टी अपन को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, तो थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन दे रही है, उसको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस कह देते हैं। कोई एग्जांपल दोगे प्रतीक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस का? थर्ड पार्टी क्या क्या सर्विसेज मुझे दे सकती है?
स्टोरेज दे सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर दे सकती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वेरी गुड। स्टोरेज एज अ सर्विस, वेरी गुड। ये सारे अपन ने पढ़े थे कि थर्ड पार्टी अपन को ये सारी चीजें एज अ सर्विस, ये सारी चीजें थर्ड पार्टी अपन को प्रोवाइड करवा सकती है। स्टोरेज एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अपन ने एक पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS पढ़ा था। एक अपन ने पढ़ा था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो क्लाउड अपन को प्रोवाइड करवा सकती है। अपन को उन सब चीजों को अपने कंप्यूटर, अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब अपन डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस एंड द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। क्या डिफरेंस होता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में, क्या डिफरेंस होता है? आप डिफरेंस पढ़ोगे बिटवीन द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस जो मैंने मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में इंस्टॉल की है, या फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की मैंने मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में तो इंस्टॉल नहीं की। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन मैंने थर्ड पार्टी से उसको यूज में ले लिया, और जितना यूज में ले रही हूँ उतना उसको पे कर पा रही हूँ। दैट इज क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? पहला डिफरेंस, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। देखो, सपोज अगर मेरे पास कितने कंप्यूटर है? मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं। तो अगर मैं कोई इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काम मिल रही है तो उस 4 अलग अलग जगह जाकर मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे हर एक एवरी कंप्यूटर में जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर उसमें मेंटेनेंस की नीड है, मतलब कोई भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो अलग अलग जाके आपको अपडेशंस, आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंटेनेंस और अपडेशंस में, यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन में मेंटेनेंस करना हो चाहे अपडेशन करना हो, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा एंड आपके एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आपको 4 कंप्यूटर पे जाकर वो काम करना पड़ेगा। अगर अपन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के काम में ले, तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता, नॉट इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। हमारे कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अपडेशन और मेंटेनेंस यहाँ पे क्लाउड बेस्ड में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा? प्रतीक, क्लाउड बेस्ड में अपडेट करना या मेंटेन करना, उसके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी है या किसी और की है? वो IT कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है उनकी जो होती है। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं लोग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ पे वो चीज इंस्टॉल होगी, उनके वेब सर्वर पे वो चीज इंस्टॉल होगी, एंड कैसे उसको मेंटेन करना है वो भी सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा ना तो टाइम ना एफर्ट्स हमारे खर्च हो रहे, जबकि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स खर्च होते हैं और हमें बहुत अलग अलग कंप्यूटर पे जाकर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी, और मेंटेन भी हर जगह जाकर हमें करना पड़ेगा। वेरी गुड। सेकंड, लक्ष्य एक्सेसिबिलिटी। आपसे डिस्कस करते हैं लक्ष्य एक्सेसिबिलिटी। लक्ष्य एक्सेसिबिलिटी का मतलब जानते हो क्या बेटा? लक्ष्य मैम एक्सेसिबिलिटी मतलब उसको कौन थोड़ा लाउड बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम एक्सेसिबिलिटी का मतलब वो है ना, जो आपने एप्लीकेशन जो है उसको कौन एक्सेस कर पा रहा है। कौन एक्सेस कर पा रहा है? एक्सेस मतलब उसको यूज में लेना, ठीक है, अपन ये समझ पा रहे हैं। एक्सेस राइट्स नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ यूज में आप कैसे ले सकते हो। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को अगर आपको यूज में लेना है लक्ष्य, तो क्या करना पड़ेगा? मैम इंस्टॉल एप्लीकेशन को यूज में लेना है तो आप हमें तो पहले हमें उस कंप्यूटर पे के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा लक्ष्य, अगर उसको यूज में लेना है तो? यस मैम, वो डिवाइस के पास जाना पड़ेगा। हमें गो टू द कंप्यूटर, हमें उसी कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा। क्या लक्ष्य इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को आप कहीं से भी काम में ले सकते हो? नो मैम, जिसमें है उसी काम में ले सकते हैं। मतलब इट कैन नॉट बी यूज्ड फ्रॉम एनी कंप्यूटर, कैन नॉट बी यूज्ड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर से काम में नहीं ले सकते, जिस कंप्यूटर में वो है उसी में जाकर काम में लेना पड़ेगा। मतलब अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है मैंने मेरे लैपटॉप में डाल रखी है और आपको वो एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो आपको मेरे लैपटॉप के पास या मेरा लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, उसी को आप एक्सेस कर सकते हो। आप उसको अपने लैपटॉप से एक्सेस नहीं कर सकते। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को लक्ष्य आपको उस कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, या कैसे क्या एक्सेस कर सकते हो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को? नो मैम, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती, कोई से भी कंप्यूटर से इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। एनी कंप्यूटर, आप किसी भी कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकते हो। क्या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन आपको 24/7 अवेलेबल होंगी? यस मैम।
24/7 अवेलेबल होंगी। उसको यूज करने के लिए अपन को एक तो इंटरनेट की जरूरत है, ठीक है, एक अपन को वेब ब्राउजर की जरूरत है। उसकी हेल्प से बस अपन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को काम में ले सकते हैं। मतलब आपको उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी बैठे हुए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को काम में ले सकते हैं। जबकि इंस्टॉल एप्लीकेशन को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे उसी कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा और मैं उसको किसी भी कंप्यूटर से उसको काम में नहीं ले सकती। 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। देन थर्ड पॉइंट है, हाँ जी, थर्ड पॉइंट है मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब मूवेबल जो एप्लीकेशंस होती हैं, मूवेबल एप्लीकेशंस। तो मूवेबल एप्लीकेशंस, एकांश, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में मूवेबल एप्लीकेशंस होंगी नहीं होंगी, या मूवेबल एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड उसमें अपन यूज में ले सकते हैं नहीं ले सकते? समझ नहीं आया पॉइंट मेरे को। मोबाइल एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है एकांश? मोबाइल जो मतलब मूव हो सकती है, मूवेबल जो एप्लीकेशन मूव हो सकते हैं। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मोबाइल एप्लीकेशंस होती है नहीं होती? नहीं मूवेबल तो नहीं होती वो। मूवेबल नहीं होती, मतलब अगर कोई मूवेबल एप्लीकेशंस को आपको काम में लेना हो जो इंस्टॉल्ड भी हो और मूवेबल भी हो तो वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। बट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस मूवेबल होती हैं क्या एकांश? इसमें हाँ, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस मूवेबल होती है, उसको आसानी से उसमें अपन मोबाइल एप्लीकेशंस काम में ले सकते हैं। मोबाइल मतलब मूवेबल एप्लीकेशंस क्लाउड में अपन आसानी से काम में ले सकते हैं। क्लाउड में 24/7 अपन उनको आसानी से काम में ले सकते हैं। आजकल जमाना ही मोबाइल का आ गया कि लोग एक जगह से बैठकर काम करना पसंद नहीं करते, कहीं से भी बैठकर वो वाला काम कर सकते हैं। तो आजकल जमाना मोबाइल एप्लीकेशंस का आ रहा है, मूवेबल एप्लीकेशंस का आ रहा है कि जो एप्लीकेशंस मूव करते हुए काम में ले सकते हो वही एप्लीकेशन ज्यादा लोग काम में आजकल लेना पसंद करते हैं। Then रजत है क्या लाइन पे? यस मैम। डेटा स्टोरेज, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में बेटा डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क पे। हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे ही डेटा स्टोर होता है। तो मतलब मेरी प्रीमाइस के अंदर ही डेटा है। तो क्या जब मेरे कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो रहा है, मेरी प्रीमाइस में स्टोर हो रहा है, तो रजत उस पे मेरा कंट्रोल होगा नहीं होगा? उस पे मेरा फुल कंट्रोल होगा यहाँ पे डेटा का। अगर यही बात अपन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की करें तो यहाँ पे डेटा बेटा क्या मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है क्या? मैम जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके में स्टोर हो रहा है। उसके वेब सर्वर पे, जो भी वेब सर्वर को प्रोवाइड करवा रहा है वहां पे वो डेटा उसका स्टोर हो रहा है, वहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा का आपके पास फुल कंट्रोल होगा नहीं होगा रजत? क्लाउड बेस्ड में फुल कंट्रोल नहीं होगा। फुल कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली क्लाउड में अपन ने एक पढ़ा था SLA होते हैं। रजत क्या होते हैं SLA? नाम पढ़ा हुआ है SLA? ध्यान नहीं है? SLA कौन बताएगा मुझे? खुशी जालान SLA का मतलब क्या होता है बेटा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उनके बीच में होगा। जो सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस कंज्यूमर है, जो सर्विस यूजर, उन दोनों के बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ होगा वो सब SLA के अंदर लिखा हुआ है। सर्विस लेवल अग्रीमेंट में सारी बातें लिखी हुई हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडर की कितनी है और आप यूजर की कितनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी कितनी अथॉरिटी रहेगी, कौन बंदा किस चीज के लिए ऑथराइज होगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे सर्विस लेवल अग्रीमेंट में लिखी हुई है। और आपका फुल कंट्रोल क्लाउड बेस्ड में नहीं होता, डेटा के ऊपर फुल कंट्रोल क्लाउड बेस्ड में नहीं होता। जबकि अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो डेटा का फुल कंट्रोल आपके पास होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क, आप ही की हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर हो रहा है। देन खुशी जालान, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, डेटा सिक्योरिटी। बेटा डेटा सिक्योरिटी किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी? क्लाउड में कम होगी क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, और जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसमें यूजर का राइट है तो उसमें ज्यादा होगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास फुल कंट्रोल है, यहाँ डेटा के पास, आपका डेटा आपके पास है। आप यहाँ पे एक्सेस राइट्स लगा सकते हैं कि कौन बंदा किस अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, आपका डेटा आपके पास पड़ा है तो आप यहाँ ज्यादा रूल्स रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो सिक्योरिटी यहाँ ज्यादा होगी। क्लाउड बेस्ड में डेटा सिक्योरिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि डेटा आपका थर्ड पार्टी के पास पड़ा है। यहाँ पे डेटा आपके पास थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, तो अपना
हमेशा डर बना रहेगा कि वो डेटा अपना चोरी ना हो जाए, उस डेटा में कोई वायरस ना आ जाए, अपना डर बना रहेगा, क्योंकि जो प्रोवाइडर्स है उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अपन को हमेशा डर बना रहेगा यहाँ पे। तो उस डेटा का बैकअप वो लोग रख रहे हैं या नहीं रख रहे, अगर कोई डिजास्टर आ गया तो वो डेटा मेरा थर्ड पार्टी से कैसे क्या रिकवर होगा, तो ये हमेशा मुझे डर बना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन हिमांशु जालान लाइन पे हैं क्या? हिमांशु, यस मैम। परफॉर्मेंस बेटा बता सकते हो परफॉर्मेंस किसकी फास्ट होगी और किसकी स्लो होगी? मैम जो क्लाउड से अपन सर्विस लेंगे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, खुद इंस्टॉल करेंगे उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। उसकी कम होगी, ये थोड़ा सा गलत बता दिया आपने। अगर आपकी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन बहुत अच्छी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस राइट डाउन है, अगर अच्छी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है। क्यों इनकी परफॉर्मेंस फास्ट क्यों हुई? इनको डेटा अपने लोकल सर्वर से लेना है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को, इनको कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, इनको डेटा अपने लोकल सर्वर से लेना है, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो ये फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यह हर चीज आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है और डेटा आपका थर्ड सर्वर से उठकर आएगा, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो सकती है एज कम्पेयर टू इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। अगर बहुत अच्छी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन लिखी हुई है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि मेरे को डेटा यहीं से उठाना है, जो मेरे कंप्यूटर में पड़ा उसी से मुझे डेटा उठाना है, तो वो जल्दी उठकर मेरे पास आएगा। पर अगर मैंने क्लाउड से वो डेटा लिया और इंटरनेट और नेटवर्क है, उसमें कोई भी इश्यूज कभी भी आ सकते हैं, तो वहां परफॉर्मेंस की स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो सकती है। आगे समझ में बेटा? देन लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस करना, जिसमें अपन आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, उनको अपन फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो जिसमें अपन आसानी से चेंजेस कर सकते हैं उनको अपन फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। कौन बताएगा? रुचि शर्मा बेटा बता सकते हो फ्लेक्सिबल कौन सी ज्यादा होंगी और कौन सी कम होंगी? किसमें हम इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ वो फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वो हम खुद लगाते हैं, तो और क्लाउड में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो वो फ्लेक्सिबल कम होती है। देखो मैं बताती हूँ, ये जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। ज्यादा फ्लेक्सिबल मतलब इन टर्म्स ऑफ, ज्यादा फ्लेक्सिबल आप इन टर्म्स में कह रहे हो, आपको अपने कंप्यूटर के लिए कोई भी एप्लीकेशन लिखना थोड़ा आसान होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखकर कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई अपने कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए कोई एप्लीकेशन को लेकर आना है, तो वो करना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। उसमें आप अपने कंप्यूटर की रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास जो स्कैनर है उसी के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन काम में लेंगे, आपके पास जो कैमरास है उसी के अकॉर्डिंग आप काम में लेंगे, आपके पास जो नेटवर्क पोर्ट्स है उसी के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशंस को काम में ले सकते हैं। तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है काम कर सकते हैं। जबकि क्लाउड में क्या होता था, क्लाउड ने जो दे दिया अपन को उसी पे काम करना पड़ेगा, अपन चेंज नहीं कर पा रहे। जैसे क्लाउड ने अगर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर दे रहा है तो मुझे उसी पे काम करना पड़ेगा, पर मेरे पास अगर गूगल क्रोम है तो मैं उस पे काम नहीं कर सकते अगर मुझे क्लाउड से सर्विसेज लेनी है। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि आपके पास जो हार्डवेयर पड़ा है उसका आप ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगर आप अपने ही कंप्यूटर के लिए कोई चीजें लिख रहे हो। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के ये तो एडवांटेज हो गए कि आप अपनी हार्डवेयर रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर पा रहे हो अगर आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल काम में लेते हो। पर इसका डिसएडवांटेज भी होता है, जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती है उनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। उनका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आएगा। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर CAPEX, क्योंकि हाँ हर चीज हमें खुद को खरीदनी पड़ेगी, आपका हार्डवेयर भी खुद का, सॉफ्टवेयर भी खुद का, सब कुछ आपका खुद का है, तो यहाँ पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। क्लाउड बेस में तो अपन को खुद को नहीं लेना पड़ता, जितना यूज करोगे थर्ड पार्टी से उतना लो, उसके बदले रेंट पे कर दो। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इजी है बनाना, स्कैनर्स, कैमरास, नेटवर्क्स को ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो, बट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा आएगा। अगर यही अपन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल है।
किन टर्म्स में फ्लेक्सिबल, अगर आप बात करो यहाँ पे CAPEX की टर्म्स में फ्लेक्सिबल है, मतलब यहाँ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए तो आप क्लाउड से ले लो, और वो आपका स्केलेबल सर्विसेज है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, और पे पर यूज बेसिस पे आपको बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो क्लाउड फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ CAPEX, मतलब आपको जितना कैपिटल चाहिए उतना कैपिटल क्लाउड आपको दे देगी, आपको खुद को उस पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे, और स्केलेबल है, पे पर यूज है, जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। एंड क्लाउड में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम आते हैं, किसी चीज को जो ऑपरेट करने के जो खर्चे हैं क्लाउड को अगर काम मिले तो वो भी कम आ रहे हैं, क्योंकि हर काम आपका ऑनलाइन आप काम परफॉर्म कर सकते हो। तो जब अपन को रिसोर्सेज खुद को लाने नहीं पड़ेंगे तो उनको मैनेज खुद को नहीं करना पड़ेगा, मैनेज करने का काम भी प्रोवाइडर का है, तो मुझे ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे डिफरेंसेस थे बिटवीन द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस एंड द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, इंस्टॉल एप्लीकेशन में तो जितने कंप्यूटर है सब पे जाकर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सब पे जाकर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम भी ज्यादा, एफर्ट्स भी ज्यादा। जबकि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अपडेशन और मेंटेनेंस का काम किसका है? जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उन्हीं का काम होता है। एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, आप कहीं पे भी बैठे हो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ आप किसी भी कंप्यूटर से 24/7 आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन, मूवेबल एप्लीकेशन इंस्टॉल में चलाना मुश्किल है, जबकि क्लाउड में बहुत सारी मूवेबल एप्लीकेशंस होती हैं जो 24/7 एक्सेसिबल होती हैं। डेटा स्टोरेज, यहाँ पे डेटा मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर है तो मेरे पास पूरा कंट्रोल है। यहाँ डेटा मेरे पास स्टोर नहीं है, क्लाउड के वेब सर्वर पे स्टोर है तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका कितनी अथॉरिटी, वो सारी बातें यहाँ सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखी हुई रहती है। सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड में ज्यादा है क्योंकि हम एक्सेस राइट्स बता सकते हैं कौन किस अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस करेगा, जबकि क्लाउड में सिक्योरिटी कम होती है क्योंकि डेटा थर्ड पार्टी के पास रखा है तो वो बैकअप रखेंगे नहीं रखेंगे, डिजास्टर आएगा तो कैसे क्या रिकवर होगा डेटा, ये सारी चीजें क्लाउड सोचता है, हमें नहीं सोचना पड़ता, पर हमारे लिए थोड़ा डर बना रहता है डेटा का। परफॉर्मेंस, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट परफॉर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोकल सर्वर से डेटा उठाया उसको एक्सेस किया, आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड से काम करना है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, स्पीड स्लो हो गई तो आपका काम पूरा रुक सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को ज्यादा काम में ले सकते हो, आप स्कैनर्स, कैमरास, नेटवर्क, पर इसका डिसएडवांटेज भी इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा खर्च होएगा। जबकि अगर अपन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए वो थर्ड पार्टी से लो, पेपर यूज बेसिस पे लो, और स्केलेबल है, जितना चाहिए उतना लो। एंड इसकी वजह से आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे कम आने लग जाते हैं, जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस होती है वो भी यहाँ पे कम आने लग जाते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप।